हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज और वन लाइनर्स। चैप्टर 8 है एससीईआरटी विज्ञान के रिवीजन का। ठीक है, तो इसमें आज हम करने वाले हैं सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण, और साथ में जो दूसरा हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र हमारा एक जो टॉपिक है विज्ञान का वह क्लास 8 तक नहीं दिया है। ठीक है, एक जनरल सी बात इसमें दी गई है, उसके बाद आगे की क्लास में है। तो यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन चक्र को भी ले लिया है क्योंकि ये 9th-10th में है, उसके पीछे नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक जनरल सी बात इसके बारे में कही गई है, तो ये दोनों ही मैंने यहाँ पर ले लिया। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम एमसीक्यू से शुरू करेंगे। अब चूंकि क्लास 8th की जो बुक है ना, क्लास 8th की बुक में वन लाइनर्स नहीं दिए हैं, सॉरी समरी जो बुक की है वो नहीं दी है, तो समरी मैंने नहीं लिया है। सिर्फ मैंने बुक के अंदर जो कुछ भी था वन लाइनर चैप्टर में वो मैंने आपके लिए लिख लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी स्लाइडें हैं इसमें, सब कुछ देखेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाला, वो क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला है निम्नलिखित में से मलेरिया के रोगाणु का वाहक कौन है? वाहक मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, उसको कहते हैं वाहक। तो सबसे पहले बात करें अगर मलेरिया की, तो मलेरिया होता किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और इसको ले जाने का काम कौन करता है? इसको ले जाने का काम करता है मच्छर। और कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, कौन? एनोफिलीज। और सिर्फ मादा मच्छर ही हैं जो कि खून चूसने का काम करती हैं। नर मच्छर फलों का या फूलों का जो रस होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मच्छर। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, ऑड्रिन और ऑक्जीन। तो यहाँ पर जो पेनिसिलिन है वह क्या है? प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि वह होती है जो कि एंटीबायोटिक जो होती है ना, उसको प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। यह क्या करता है कि जो रोगाणु होते हैं, जो जीव होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। अगला, हरित लवक रहित पौधों का समूह कौन सा है? यानी इसमें कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जिन पौधों में पाया जाता है वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है वे क्या करते हैं? किसी और पर पोषित होते हैं, मतलब परपोषी या परजीवी इनको कह सकते हैं। तो शैवाल, कवक, अनावृतबीजी और उपर्युक्त सभी इसमें से क्या हो जाएगा? कवक। कवक यानी फंजाई। फंजाई में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब बात आगे क्वेश्चन कहते हैं सही और गलत का निशान लगाना है। तो क्या क्वेश्चन है सभी कवक परजीवी होते हैं? हाँ, जितने भी फंजाई होते हैं वो सभी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। पोलियो ड्रॉप को बच्चों को पिलाने से बच्चों में पोलियो रोग के लिए प्रतिरक्षण क्षमता विकसित हो जाती है। तो बिल्कुल इनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। जब भी बच्चों को पोलियो की ड्रॉप इसीलिए दी जाती है, ये वैक्सीन है कि ताकि इनके अंदर क्या हो जाए? प्रतिरक्षण यानी कि एंटीबॉडी इनके अंदर तैयार हो जाए। अचार में नमक का मिलाना इसके संरक्षण में मदद करता है। हाँ, यह संरक्षण में मदद करता है क्योंकि जो नमक होता है यहाँ पर बैक्टीरिया या फंजाई जो है वह अटैक नहीं कर पाते नमक पर। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को भरें। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग फैलता है? तो अभी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी। दूषित जो जल होता है उसकी वजह से कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो देखो, पहले तो टाइफाइड जो होता है वह दूषित जल के द्वारा ही होता है। जो टाइफाइड होता है वह किसकी वजह से होता है? जीवाणुओं की वजह से, यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन वे बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? दूषित जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूषित जल और भोजन, इन दोनों की वजह से हैजा होता है। ठीक है, तो हैजा और टाइफाइड ये दोनों किसकी वजह से होता है? दूषित जल की वजह से। अब अगर हैजा और टाइफाइड दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? टाइफाइड, क्योंकि हैजा दूषित भोजन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो टाइफाइड हो सिर्फ दूषित जल की वजह से होता है। अगला देखते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही उपयोग में लाया जाता है क्योंकि यह जीवाणु मुक्त होता है, जीवाणु रहित होता है। पाश्चुराइजेशन की क्रिया मैं आपको आगे बता रही हूँ कि क्या होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर, यानी यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इसकी जापानीज इंसेफ्लाइटिस की। ठीक है, तो जापानीज जो इंसेफ्लाइटिस है उसके बारे में बात करें, एक विषाणु से होता है। किस विषाणु से होता है? तो इस विषाणु का नाम होता है, मतलब एक वायरस से होता है, और इस वायरस का नाम है फीवैली वायरस। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में आपको मैंने नोट्स जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर कुछ मिलान करना है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक औषधि है। कैसी औषधि है? एंटीबायोटिक है। डीडीटी, डीडीटी का छिड़काव कहाँ होता है? खेतों में होता था पहले, कीटनाशक के तौर पे होता था। अब डीडीटी का छिड़काव बंद हो चुका है। अगला है लैक्टोबैसिलस। दही, दूध से दही जो जमती है वह लैक्टोबैसिलस की वजह से जमती है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। बीसीजी, बीसीजी का टीका लगता है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से बचाव के लिए।
ठीक। अब आगे आते हैं हम इसके बारे में वन लाइनर्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो देखो जो सूक्ष्म जीव हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं, यानी हर जगह पे पाए जा रहे हैं। क्या है? हर जगह पे पाए जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मिट्टी की तो 1 ग्राम मिट्टी में 2.5 अरब के करीब ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं उनको 5 प्रकार में बांटा गया है: प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस। यानी प्रोटोजोआ शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु, इनमें बांटा गया है। हमारी छोटी आंत में भी पाए जाते हैं। ठीक है। जो हम पानी पीते हैं उसमें भी 100 के करीब इनकी संख्या होती है। जो शुद्ध पानी, जो हम कहते हैं कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, उसमें भी इस्टेकिया कोलाई की संख्या 100 के करीब होती है। लेकिन अगर इनकी संख्या 150 से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। हमारी छोटी आंत में भी इस्टेकिया कोलाई पाया जाता है, जो हमारे भोजन के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीवों को जो 5 प्रकार हैं उसमें अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो इनको जंतु जगत में रखा गया है। पहले इनको जंतु जगत में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इनको जब सिर्फ जंतु और पादप के रूप में बांटा गया तो इनको रखा गया था। प्रोटोजोआ एक अलग जीव था। ठीक है। मतलब जंतु में रखा गया था, बाद में इनको अलग किया गया। जब विटेकर की 5 जगत प्रणाली आई तो फिर इनको अलग किया गया। ठीक है। तो उस समय जो बैक्टीरिया था उसको प्लांट में रखा गया था और प्रोटोजोआ को किस में रखा गया था? जंतु जगत में। ठीक। उसके बाद अगर एल्गी की बात करें तो ये शैवाल होते हैं। ये भी देखो कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें दिखाई भी देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिखाई देते। जैसे वो जो काई लगी हुई है ना, काई, कहीं भी पानी और में काई देखते हो, या हरी हरी काई जो पूरे पानी में छाप ऊपर छाई होती है, तालाबों में ऐसे बरसात के समय में देखते हो ना, तो वह एल्गी है। लेकिन वो हमें दिखती कब है? जब वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जैसे क्या है कि ब्रेड पे फफूंद लग जाती है ना, ब्रेड काला हो जाता है, खराब दिखता है, तो वह भी जब बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाती है तब हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अकेले अवस्था में अगर रहे हो तो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं, तो इसलिए इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो अब देखें हम प्रोटोजोआ की बात करें तो अगर अभी हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जीवाणु से 30,000 गुना बड़ा होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसे सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते। तो आप सिर्फ एक एज्यूम कर सकते हो कि बैक्टीरिया कितना छोटा होता होगा। ओके। अब हम बात करें वायरस की तो सबसे छोटा होता है वायरस। और वायरस की बात अगर करें तो यह मृत और सजीव, ठीक है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होता है। ठीक है। इसे विषाणु है। अब बैक्टीरिया की बात करें तो जो हमारी दाल खराब होती है ना, बनी हुई दाल, दोपहर सुबह दाल बनाया शाम तक खराब हो जाती है, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, उसमें टेस्ट खराब हो जाता है, वह होता है बैक्टीरिया की वजह से। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वह प्रोटीन वाले पदार्थों पर, जो प्रोटीन वाले पदार्थ हैं उन पर अटैक करते हैं। ठीक है। और जो फंजाई होते हैं यानी जो कवक होते हैं वे वसा वाले पदार्थों पर अटैक करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि खटाई हो गई, ठीक, या फिर ब्रेड हो गया, तो इन पर जो अटैक होता है वह फंजाई की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। ओके। तो अब अगला देखें, सूक्ष्म जीवों को मापने की जो इकाई है वह है माइक्रोन। ठीक है। माइक्रोन, इसको म्यू से लिखते हैं, ऐसे म्यू इसका बनाते हैं, 1 म्यू। 1 म्यू बराबर होता है 1/10⁶ मीटर के या 1/10⁻³ मिलीमीटर के। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संक्रमण, इनका जो जीवाणुओं का या फिर जो सूक्ष्म जीव है इनका जो संक्रमण होता है वह अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि आप देखते हो ना कि घर में एक आदमी को सर्दी हो गई, ठीक है, छींक आई और उसके बाद पूरा घर बीमार पड़ गया। ठीक है। तो कैसे फैला? एक दूसरे के छींकने से जो हवा में इसके रोगाणु गए, रोगाणु उनको कहते हैं जो रोग फैलाते हैं। ठीक है। तो जो रोगाणु गए उन रोगाणुओं की वजह से पूरे घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप क्या करते हो, जैसे कि आपने कहीं कुछ खाया, ठीक है, फूड पॉइजन हो गया, आपको कुछ आपने ऐसा खाया फूड पॉइजन, तो वहाँ से उस खाने को जितने लोगों ने खाया सबको फूड पॉइजन हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि भोजन एक कैसे फैल रहा है? भोजन की वजह से, पानी की वजह से, या फिर हवा की वजह से, या एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से फैल सकता है। जैसे अभी कोविड हुआ तो सबने क्या क्या, हाथ मिलाना बंद कर दो, एक दूसरे के पास आना बंद कर दो, हमेशा मास्क लगा रहे हो, क्योंकि यह हर तरीके से फैल रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ये फैलता है। तो इसके जो मेथड ऑफ इन्फेक्शन है, संक्रमण के जो तरीके हैं वह क्या है? हवा है, पानी है, या फिर कोई बीमार व्यक्ति यानी संक्रमित व्यक्ति जो है उसकी वजह से। तो अब देखते हैं, अगर हवा की वजह से कहें तो जो सर्दी जुकाम या इन्फ्लुएंजा है वह हवा की वजह से फैलता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हैजा की बात करें तो हैजा किसकी वजह से फैलता है? हैजा फैलता है पानी की वजह से। ठीक है। पानी और भोजन की वजह से। पानी की वजह से और क्या फैलता है? टाइफाइड।
उसके बाद अगर ज़मीन की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो जो एस्कैरिएसिस है यानी पेट का जो केचुआ होता है या पिन वर्म जो होता है वह किसकी वजह से फैलता है? मिट्टी की वजह से, ठीक है। इनके जो इसके बीज रूप में ये रहता है। बीज का मतलब होता है कि या एकदम इनके जो अंडे होते हैं ना, अंडे के रूप में या अपने सबसे छोटे रूप में ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। और जब हम ऐसा कोई, जैसे मान लो मिट्टी से भूकंप में हमने कोई फल वगैरह उठाया, कोई फल नीचे गिरा, वहाँ पर ये हैं और उस फल में लगे, अगर हमने फल को बहुत साफ नहीं धुला और उसे खा लिया, ठीक है, तो फिर ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अगर इन्फेक्टेड पर्सन की बात करें तो जैसे मलेरिया हो गया, किसी को मलेरिया हुआ है तो मच्छर के काटने से उसके अंदर का जो ब्लड मच्छर लेगा और ले जाके दूसरे में इन्फेक्ट करेगा, तो दूसरों को जब काटेगा तो यहाँ का ब्लड वहाँ जाएगा और इस तरह से आप एक दूसरे को रक्त देते हुए बीमारियाँ भी दे देते हो। ओके। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से होता है, ये इसका वाहक का काम करती है। और होता है प्रोटोजोआ की वजह से, या जो मतलब रोगाणु इसका जो है वो है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसके कई स्पेसीज होते हैं जैसे कि फैल्सीपेरम होता है, वाइवैक्स होता है, ठीक है। इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था प्रोटोजोन्स डिजीज का, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, 3 मिनट की लगभग वीडियो है, इसमें मैंने 8 प्रोटोजोन्स डिजीज के बारे में बताए हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हमने इसको याद कराया था कि प्लाज्मोडियम में एक वर्ड है, प्लाज्मोडियम जो है ना, इसमें एक वर्ड आ रहा है मोदी, प्लाज्मोडियम, ऐसे मोदी वर्ड आ रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है। तो याद आप कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब मोदी को माला पहनाना है, यहाँ पे मोदी आ गया और ये है मलेरिया, ठीक है। तो मोदी जी को बहुत ज़्यादा माला पहनाया जाता है ना, तो मोदी माला, इससे आप याद कर सकते हो जो प्लाज्मोडियम है उसकी वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ देखो जो यहाँ पर जापानीज इन्फेलाइटिस जो है, यहाँ ये नहीं, अभी नहीं लिख सकते, ठीक है। जो जापानीज इन्फ्लाइटिस है, जापानी मस्तिष्क बुखार, ठीक है, वह किसकी वजह से फैलता है? यह एक मादा क्यूलेक्स की वजह से फैलता है, ठीक है। जो मच्छर होती है क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, उसकी वजह से फैलता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। और इसका जो रोगाणु है वह क्या है? एक वायरस है, उस वायरस का नाम है फीवैली वायरस। क्या है? फीवैली वायरस। अच्छा, पता है इसका जो रसायन होता है ना, इस वायरस में जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है जिसकी वजह से जापानीज इंसेफ्लाइटिस होती है, वह लीची में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लीची में भी। इसीलिए जो बरसात का जब सीजन आता है ना, तो इस समय चारों तरफ गंदगी होती है, ठीक है, गंदगी होती है। और अगर वायरस की बात करें तो मृत और सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, लेकिन यह किसी न किसी वाहक के द्वारा ही दूसरे में जाएगा। तो अगर क्यूलेक्स मच्छर को हम ख़त्म कर दें तो यह हमारे अंदर नहीं पहुंच पाएगा, मतलब एक से दूसरे में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे बरसात के दिनों में जब पानी बरस रहा हो तो आप कोई खुला बर्तन काफ़ी दिनों के लिए ना रखें। जैसे कि अगर वो है कूलर है तो कूलर का पानी हमेशा बदलते रहें, क्योंकि क्यूलेक्स मच्छर जो है इसके जो अंडे देती है यह सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में ही देती है, तो इसलिए हमेशा पानी को बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है ना, यह छोटे बच्चों में होता है और ये जानलेवा होता है। शुरुआत होती है बहुत तेज ज्वर से होती है इसकी शुरुआत, मस्तिष्क में सूजन हो जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर ठीक भी हो गया ना तो वह उसका मस्तिष्क काफ़ी विकृत हो चुका होता है, तो इसलिए काफ़ी आपको बचाव की आवश्यकता है। तो अब देखिए जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या है, यह किसकी वजह से फैल रहा है? क्यूलेक्स की वजह से। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम या जापानीज इंसेफ्लाइटिस जैसा ही होता है, लेकिन ये दूसरा है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। ये डायरेक्ट अटैक करता है और बहुत तेज़ी से, इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्यूट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, तो यह इसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस में मृत्यु दर से थोड़ा सा राहत होता है इसकी तुलना में। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे कि अभी 2 साल पहले गोरखपुर में काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, ठीक है। मेडिकल में वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से मौत हुई थी। अब जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो पहली बार 1924 में इसे जापान में देखा गया था, इसीलिए इसको जापानी मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो असर इसका होता है सबसे पहले मस्तिष्क पर ही होता है। इसका संक्रमण कैसे होता है? पिग मतलब सूअर से मच्छर में जाता है, मच्छर से फिर से सूअर में जा सकता है। अब मच्छर इसको इंसान में भी पहुँचा सकता है, या फिर किसी चिड़िया में हुआ है तो मच्छर उसको काटे तो फिर वो आके दूसरी चिड़िया में भी उसको काट के उसको फैला सकता है, ठीक है।
इसके बाद इसकी पहचान की बात करें तो मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, तेज बुखार, चक्कर आना, बेचैनी, आलस और बेहोशी हो जाती है और मोस्टली ये छोटे बच्चों में ही होता है। अब बात करें फाइलेरिया। फाइलेरिया किसकी वजह से होता है? एक निमेटोडा होता है, निमेटोड की वजह से होता है इसका संक्रमण। मैं आपको डिटेल यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने आपको डिजीज पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया था, तो यहाँ पर मैं बस आपको 8th लेवल का ही बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश में जो मृत्यु दर है आपको पता है 5% बच्चे जो हैं अपने जीवन का 1 वर्ष भी नहीं पूरा कर पाते। मतलब जन्म से 1 वर्ष की उम्र के दौरान अगर 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 5 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही दुखद घटना है और 5 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते उसमें से भी 3% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये किसकी वजह से हो रही है? बीमारियां तो और भी होती हैं लेकिन इन बीमारियों की वजह से, संक्रमण वाली बीमारियों की वजह से इन बच्चों की मौत हो रही है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। आगे बढ़े, रोगों का से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो पहला है टीकाकरण। इन सूक्ष्म जीवों से बचने का हमारे पास आसान उपाय होता है टीकाकरण करना। ठीक है, टीकाकरण में हम क्या कर सकते हैं? अब 2 टीकाकरण जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें पहला है BCG। ठीक है, BCG जो लगाया जाता है और ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। इसकी खास बात है कि ये हमारे बाएं हाथ में ही लगाया जाता है। ठीक है, जो बाईं बाँह है वहाँ पर लगाया जाता है और इसका निशान भी रहता है। कभी कभी काफ़ी लोगों में आपने देखा होगा, जैसे मम्मी पापा के जो एज के लोग हैं उनमें यह दिखाई देता है कि यहाँ पर एक बाईं तरफ हाथ में एक बड़ा सा निशान है। अब हम लोगों में तो ये निशान नहीं होता है, पता नहीं कैसे अब टीका लग रहा है कि मतलब हम लोग की एज में नहीं लगता, अब पता नहीं चलता है निशान। लेकिन अगर 45 ईयर्स से एबव के लोगों को देखो तो उनके हाथों में आपको दिखाई देगा कि निशान पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है, तो 35 वालों को होगा, हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर BCG का जो फुल फॉर्म है वो है बैसिलिक एमलेट ग्यूरिन और यह ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस के लगाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला DPT टीका 3 बीमारियों के लिए लगता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 बीमारियों के लिए कौन सा टीका लगता है, तो वह है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। इन तीनों के लिए DPT टीका लगाया जाता है, यह बचपन में ही लग जाता है। अब बात करें दूसरा, एंटीबायोटिक इनोक्यूलेशन के द्वारा भी हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक जो सब हैं वो हैं पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। बहुत सारे हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इन्हीं दोनों में से एक है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी, तो आप जरा मुझे बताइएगा सबसे पहले किस एंटीबायोटिक की खोज हुई और एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, मतलब इसका निर्माण किसने किया था। अब बात करें पौधों में, जो पौधे होते हैं वे भी संक्रमित होते हैं इस सूक्ष्म जीवों से। तो पौधों में जब सूक्ष्म जीव हों तो उनको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। अब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड और फंजीसाइड। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उसमें आता है DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लेयर और एल्ड्रीन और क्लोरोडेन। ठीक है, इसकी हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये मैं DDT को यही लिखती, हिंदी में भी DDT। ठीक है, BHC को BHC और या फिर मिथाइल पैराथायोन को मिथाइल पैराथायोन ही लिखती मैं, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रहने दिया है। अब बात करें हर्बिसाइड्स की, जो खरपतवार हैं उनको नाश खत्म करने के लिए 2,4-D का यूज करते हैं। रोडेंटिसाइड जैसे कि चूहे वगैरह हैं उनको खत्म करने के लिए यूज करते हैं नार्ब्रोसाइड या नार्ब्रोसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह फंजीसाइड जो कवक वगैरह हैं उनको यूज करने के लिए हम उनको खत्म करने के लिए यूज करते हैं ऑफेनॉल का। ठीक, और कैप्टन, ऑफिनॉल और कैप्टन, और भी बहुत सारी फंजीसाइड्स आते हैं लेकिन यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है तो यही ऑप्शन में भी आ सकता है, ऑफिनॉल और कैप्टन। ठीक है, ये फंजीसाइड के लिए होता है, रोडेंटिसाइड के लिए नार्ब्रोसाइड होता है। ठीक है, अब बात करें लाभदायक सूक्ष्म जीवों की। कुछ ऐसे भी काफ़ी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे अगर ये ना होते तो हम दूध से दही जमाना कैसे सीखते। ठीक है, तो दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज करते हैं, ईस्ट एक फंजाई है। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं, प्रतिजैविक दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलिन या फंजाई यानी कि कवक से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें, आगे देखते हैं लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पर, हाँ यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं? देखो, दलहनी जो फसल होती है, दलहनी फसल, जो भी फसलें हैं जो दाल जिनसे हमें मिलता है, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजो
राइजोबियम, ठीक है। और भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन जो बुक में दिया है मैं वो आपको बता रही हूँ यहाँ पे। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, यह वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देता है, ठीक है। इससे मृदा की जो उर्वरता है वह बढ़ जाती है, ओके। इसके साथ ही ये हेल्प करते हैं कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करने में। कार्बनिक पदार्थ यानी कि कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे अगर मर जाएं, ठीक है, तो उनको डीके करने का काम, उनको ख़त्म करने का काम ये करते हैं जीवाणु, ठीक है। आप देखते होगे कहीं कुछ अगर कोई जीव मर जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आती है। वो बदबू क्यों आती है? क्योंकि ये उस समय उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, मतलब ख़त्म कर रहे होते हैं, डिकेइंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ से बदबू आ रही होती है। अब बात करें भोजन के रूप में, तो ईस्ट जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो ईस्ट का हम प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। इसके साथ ही जो मशरूम है एगैरिकस, इसका भी प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। और इसके बाद गुच्छी जो होता है मार्सेला को गुच्छी कहते हैं, इसका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात करें सूक्ष्म जीवों से हम अपनी चीज़ों को कैसे बचाएं। जो लाभदायक हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हानिकारक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनसे हम अपनी रक्षा कैसे करें। अच्छा हाँ, जो लाभदायक हैं उसमें एक चीज़ और, जो मैंने आपको रेशे और वस्त्र पढ़ाए थे ना, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जूट जो पटसन से निकलता है वह किससे होता है, कैसे, उसको पानी में डालते हैं, और पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वह क्या करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सूक्ष्म जीवों से बचाव कैसे, तो जो चमड़े की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको अगर आप नमी वाली जगहों पे रख दो, चमड़े को नमी वाली जगह पे रखो, तो कुछ दिनों में उसमें बैक्टीरिया लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको बचाने के लिए उनको धूप दिखाते हैं, चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उनको धूप दिखाते हैं, और इसी को एक टाइम तक करें और एक तरीके से करें तो उसको हम टैनिंग बोलते हैं, ठीक है। चमड़े की वस्तुओं का जो परिरक्षण होता है यानी बचाव जो होता है उसको हम टैनिंग बोलते हैं। इसके बाद इमारती लकड़ियाँ जो होती हैं उनको हम पेंट कर देते हैं। अगर इमारती लकड़ियों में कहीं खाली जगह है तो उसमें पुट्टी भर देते हैं, या घरों में हम क्या करते हैं, गैमेक्सिन का, मतलब जगह पे कहीं ज़्यादा है तो वहाँ गैमेक्सिन का छिड़काव कर देते हैं, तो इससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। गैमेक्सिन का छिड़काव हम चींटियों को भगाने के लिए भी करते हैं, लेकिन भागती नहीं, बेचारी मर जाती हैं। तो अगर चींटियों को भगाना हो ना तो कभी गैमेक्सिन का यूज ना किया करना यार, बहुत ज़्यादा, एक बार इतनी सारी चींटियाँ मरती हैं, बुरा लगता है। आखिर वो हमारी दुश्मन तो थोड़ी ही नहीं हैं, तो उन्हें ख़त्म ना करो, वहाँ पर आटे का छिड़काव कर दो तो ऑलरेडी वे बच जाएंगी। अब बात करें भोजन में से को हम कैसे बचाएं, तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। अभी तो रेफ्रिजरेटर है जिसमें कि हम फ्रिज में भोजन को रख देते हैं, तो भोजन को हम फ्रिज में जब रखते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम भोजन को रखते हैं, और इस टेम्परेचर में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो जीवित नहीं रख सकते, तो यहाँ रेफ्रिजरेटर काम करता है। ठीक इसी तरह हम स्टरलाइज कर देते हैं, काफ़ी चीज़ों को स्टरलाइज कर देते हैं तो वो हमारे लिए ठीक हो जाते हैं। स्टरलाइज का मतलब होता है बॉयल कर दो किसी चीज़ को, जैसे कि बचपन में जो वो वाली हमें सुई लगती थी जो, तो क्या होती थी, कांच वाली होती थी ना, तो उसको देखते थे डॉक्टर क्या करते थे, उसको बॉयल करते थे। जो अभी तो क्या है कि प्लास्टिक वाले इंजेक्शन आ रहे हैं, तो ये बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंगल यूज होता है, तो पहले से स्टरलाइज करके पैक करके रखा होता है। लेकिन पहले पुराने क्या होते थे कि वो होते थे शीशे वाले होते थे, तो उनको डॉक्टर पहले 5 मिनट बॉयल करते थे, ठीक है। अब भी अगर देखते हो कि जो भी हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन होना हो तो उसके पहले जितने भी उसके औजार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उन सबको स्टरलाइज किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसको 5 मिनट तक बॉयल करने पर क्या होता है, सारे सूक्ष्मजीव मर जाते हैं, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टेम्परेचर देते हैं। जैसे अगर हम पानी का करें तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए बॉयल करना होगा, लेकिन अगर हम वही दूध की बात करें तो दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कम होता है, ठीक है। तो अगर हम दूध को कर रहे हैं तो अगर हम उसे मान लो 62.8 डिग्री सेल्सियस अगर हम मिल्क को दें तो वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद वो बॉयल होता रहता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें स्टरलाइजेशन की, जो दिया के था किसने था, तो स्टरलाइजेशन या पास्चुराइजेशन, ठीक है, ये दिया था लुइस पास्चर ने 1866 में, ठीक है। 1866 में लुइस पास्चर ने एक विधि बताई थी दूध को बचाने की, कि दूध खराब न हो उसको बचाने की एक विधि बताई थी, तो उन्होंने उसे नाम दिया था पास्चुराइजेशन, ठीक है, यानी पाश्चुरीकरण। यह दूध खराब न हो, किड़वन न हो उसमें, उसे बचाने के लिए है। इसमें क्या करते हैं, दूध को लो टेम्परेचर होल्डिंग पे रखते हैं और आधे घंटे के लिए दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करते हैं, ठीक है। कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए।
30 मिनट अगर हम इतने टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद उसके बाद सिर्फ 15 सेकंड के लिए हम उसको 161 डिग्री फ़ारेनहाइट या 71 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बहुत ही तेज मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा लेकिन टाइम बहुत ही कम होगी। और उसका दूसरा होता है लो टेम्परेचर पे करना है ज़्यादा टाइम के लिए। तो इसमें क्या होता है, दूध स्टेरिलाइज हो जाता है। अब इसमें के जितने भी जीवाणु वगैरह हैं वे मर जाते हैं। जब वे मर जाएंगे तो फिर हमारा दूध काफ़ी समय तक खराब नहीं होता है। तो ऐसे दूध को बिना बॉयल किए भी, बिना गर्म किए भी पिया जा सकता है। ओके, अब बात करें डिब्बा बंद जो खाना आता है, जो पैकेट फूड आते हैं, उनको क्या करते, तो उनको भाप के द्वारा 15 पाउंड का दाब देकर, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उनको बॉयल कर दिया जाता है। उनको मतलब भाप के द्वारा, ठीक है, अंदर चीज़ को रखा, बाहर पानी का भाप गया और उसमें उनको रखा, तो जो भी और दबाव भी है तो एक प्रेशर भी है, तो उसमें जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इतना करते कितने देर के लिए, 12 से 19 मिनट के लिए। जो कपड़े हैं, जैसे काफ़ी दिनों के लिए जाड़े के कपड़े आप रखते हो, या फिर कोई ऐसे कपड़े जब आप रखते हो जो बॉक्स में रख देते हो, यानी काफ़ी दिनों तक आपको नहीं निकालना है, तो उसमें क्या करते हो, आप नेफ्थलीन की गोली डालते हो। या फिर आपकी जो किताब कॉपियाँ उसमें झिंगुर वगैरह ना लगे, उसके लिए आप क्या करते हो, नेफ्थलीन की गोली डाल देते हो। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमारे सुरक्षा करते हैं चीज़ों की। अब बात करें इनके लिए हम यूज करते हैं, जैसे जब बर्तन को स्टरलाइज करना होता है, ठीक है, जो कुछ बर्तन वगैरह को हमें जब स्टरलाइज करना था तो उसको क्या करते हैं, हम बॉयल करते हैं। जब अभी हमने आपको बताया ना कि ऑपरेट जब करना होता है तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर जितने भी बर्तन इक्विपमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो उसमें भी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। जब पानी को स्टरलाइज करते हैं, पानी से बर्तन को स्टरलाइज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं वे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो इसकी वजह से जो जीवाणु वगैरह, जो वायरस वगैरह जितना कुछ भी है उसमें, वो सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल की, तो देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बच गई, एसिटिक एसिड। जो चटनी वगैरह होती है, अचार होता है, उसमें हम क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि वह ख़राब ना हो। इसमें साथ में देखते हो चीनी डाल सकते हैं या नमक डाल सकते हैं, आप स्वाद के अनुसार है कि चीनी या नमक डालना है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब आप डाल देते हो, जैसे जैम या जेली है, तो वो ख़राब नहीं होता है। चीनी और नमक दोनों ही जीवाणुओं वगैरह से हमारे भोजन की रक्षा करते हैं। अब दलहनी फसलों की गांठ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की। दलहनी फसलों की गांठ में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो गांठ में पाया जाता है वह होता है राइजोबियम, जो स्वतंत्र अवस्था में होता है वह होता है क्लॉस्ट्रीडियम। इनका काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब है कि हमारे पर्यावरण में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है, 78% है। ठीक है, 78%। मैंने आपको जब बिजली का कड़कना बताया था, जैसे स्थिर वैद्युत जब मैं आपको बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि बिजली चमकती है तो उससे नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। ठीक है, गैसीय रूप में नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। तो वह हमारे आसपास तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है ना, तो उस नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण उस रूप में नहीं कर सकते, गैस के रूप में है, उसको नाइट्रोजन को गैस के रूप में ये पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पर राइजोबियम और क्लॉस्ट्रिडियम वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन को, यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ, इस नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, ऊपर से लेते हैं, ठीक है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं और इसका क्या करते हैं, अमोनिया या अमोनियम में चेंज करते हैं। ठीक है, राइजोबियम और क्लेब्सिएला यह रूट के अंदर पाए जाते हैं और क्लास्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर या रूट के बाहर, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को चेंज करते हैं अमोनियम में। ठीक है, और उसके बाद इसको कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में या अमोनियम में चेंज करने को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये 5 स्टेप है, इसकी 5 स्टेप समझ लो। दूसरा है अमोनिया को फिर नाइट्राइट में चेंज करने कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। इसमें पहले अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं और उसके बाद नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो ठीक है, अब समझ में आया। नाइट्रोजन गैस को अमोनियम में चेंज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। फिर अमोनियम को नाइट्राइट
नाइट्रेट में चेंज करना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और जो नाइट्रेट होता है उसी को पौधे ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। पौधे किसको ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट को, ठीक है। इसके बाद जब पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं तो फिर पौधों को एनिमल खाते हैं, तो उनके अंदर आ गया। अब फिर एनिमल जब उत्सर्जन करते हैं, जो भी जीव होते हैं, जंतु हैं, वे उत्सर्जन करते हैं, तो उत्सर्जन में वे क्या निकालते हैं? या तो यूरिया निकालेंगे, अमोनिया निकालेंगे, ठीक है। यूरिन में क्या होता है? या तो यूरिया या अमोनिया, तो इसके रूप में फिर से वो इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और जो अगर एक्स्ट्रा नाइट्रेट है जमीन के अंदर, जो एक्स्ट्रा नाइट्रेट है उसको डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है, मतलब फिर उसको नाइट्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया, ठीक है। तो यही यहाँ पर है कि 5 स्टेप हैं इसके। पांचों स्टेप क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन। डिटेल में मैंने नाइट्रोजन साइकिल एक वीडियो बनाया है, अगर आपको यहाँ से आई होप समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत डिटेल में देखना है तो वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में चेंज करना नाइट्रोसोमोनास करता है, ठीक है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने का काम नाइट्रोबैक्टर करता है, ठीक है। अब अगर जड़ों की बात करें, डायरेक्ट जड़ों में राइजोबियम में है, तो राइजोबियम क्या कर रहा है कि राइजोबियम डायरेक्ट नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में चेंज करता है। यहाँ पर अब जड़ के अंदर सिर्फ वही है, तो सारा काम उसी को करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इसके आगे हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियोस जो बाकी रह गए हैं और टॉपिक्स। तो अब हम आपको फिजिक्स की टॉपिक्स लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।